चलिए, तो हमने 21 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब 22 कर लेते हैं। ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो उसका कहने का मतलब है इधर कुछ भी ऐसा लिखा गया है जो 1 के बराबर हो। तो अगर आप देखेंगे 1999 में से 2000 अगर हम घटाएंगे तो आंसर आएगा -1। क्या ये सही है? नहीं। 2000 में से जब हम 1999 घटा देंगे तो 1 आंसर आएगा, तो इसलिए आंसर इसका बी होगा। ठीक, ये प्लस का निशान है, इसको जोड़ेंगे तो 1 तो नहीं आएगा और ये तो है नहीं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। गुणक की सीमा अभी मैंने आपको बताया था कि MPC की जो सीमा होती है वो 0 से 1 और गुणक की सीमा जो होती है वो 1 से अनंत। तो इसका आंसर होगा 1 से अनंत। ये 0 से 1 ये है MPC, सॉरी ये वाला MPC, ये कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि जो अनुदान होता है, जो सब्सिडी मिलती है वो किसको मिलती है? तो वो एक फर्म को मिलती है, फर्म को मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्री जो करे वही अर्थशास्त्र है। इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। ठीक है, अर्थशास्त्र वह है जो अर्थशास्त्री करते हैं। ठीक है, इसको वाइनर ने कहा था। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक जो हैं वो J.M. कीन्स हैं, और ये J.M. की जगह J.K. लिखा हुआ है। तो एक तरफ से तो सारे क्वेश्चन जो है ये इसमें से सही आंसर तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि J.K. कीन्स तो कुछ नहीं है, जॉन मिनार्ड कीन्स हैं, J.M. कीन्स हैं। तो इसका सही आंसर तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। ये थोड़ी सी गलती है जो ध्यान नहीं दिया गया है, इंग्लिश में भी J.K. ही लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपभोग के प्रदर्शन और अनिवर्ती प्रभाव संबंधित है। प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है? तो उपभोग की थियरी मैंने आपको नहीं पढ़ाई। उपभोग में 4 थियरी हैं, जिसे उपभोग परिकल्पना कहते हैं। ये सब बताते हैं, क्या बताएंगे कि आय और उपभोग के बीच में क्या संबंध है। आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, कोई कहेगा हाँ बढ़ता है, शॉर्ट टर्म में तेज़ी से बढ़ता है, लॉन्ग टर्म में जो है एक दूसरे के बराबर हो जाता है। अलग अलग थियरी हैं, इसमें 4 थियरी हैं। पहली थियरी है निरपेक्ष आय परिकल्पना, जिसको J.M. कीन्स ने दिया है। दूसरी है सापेक्षिक आय परिकल्पना, जिसको ड्यूजनबरी ने दिया है। ठीक है, तीसरी है स्थायी आय परिकल्पना, स्थायी आय परिकल्पना जिसे फ्रीडमैन ने दिया है। और चौथी है जीवन चक्र परिकल्पना, जिसको मोदिग्लानी, ये लिखा हुआ है, इन्होंने दिया है। ठीक है, तो ड्यूजनबरी जो है वो बताते हैं कि जो एक व्यक्ति का खर्चा होता है, हम बता क्या रहे हैं, आय और उपभोग के बीच में संबंध बताती हैं ये हाइपोथेसिस, ये थियरीज। ठीक है, तो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति का जो उपभोग होता है वो ज़रूरी नहीं है कि वो आय पर निर्भर करे, बल्कि एक व्यक्ति जो होता है उसका जो भोग होता है, उसका जो खर्चा होता है, वो देखा देखी काम करता है। उसका अगर पड़ोसी अमीर है तो वो खर्चा उसी हिसाब से करेगा, क्योंकि वो अमीर की तरह से बिहेव करेगा, अमीर की तरह ही बनना चाहेगा, अब अपने आप को उस अमीर पड़ोसी की तरह दिखाना चाहेगा। इस प्रभाव को प्रदर्शन प्रभाव कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट कहते हैं। मतलब जो हम प्रदर्शन, मतलब जो हम देख रहे हैं, हमको दिख रहा है, इस हिसाब से हम पैसे को खर्च कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा होता है रैचेट इफ़ेक्ट। रैचेट इफ़ेक्ट क्या होता है? रैचेट इफ़ेक्ट क्या होता है कि जैसे जैसे मेरी आय बढ़े
100 रुपये आए हैं, मेरी 200 हो जाए, फिर अगले महीने 300 हो जाए, उसके अगले महीने 400 हो जाए, 500 हो जाए, लगातार मेरी आय बढ़ती रहे, तो मेरा उपभोग जो पहले 50 रुपये था वो बढ़ करके जो है 150 रुपये हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा। मानिए एक समय ऐसा आ रहा है मेरा जो उपभोग है वो 1000 है, और उस समय मेरी आय जो थी मान लीजिए कि 1500 है। ठीक है, अब किसी कारणवश से मेरी आय क्या हुई, 0 कर दी जाए, लेकिन मेरा खर्चा करने की जो मेरी आदत है वो तो तुरंत नहीं बदलेगी, है ना, वो तुरंत नहीं बदलेगी। जैसे आप लोग अभी कॉलेज में हैं तो आप लोग की कोई आय नहीं है, लेकिन मम्मी पापा के द्वारा दी गई जो पॉकेट मनी है उससे कहीं ना कहीं आप अपने जूनियर को कुछ पैसे खर्च कर देते हैं, या अपने दोस्तों के बीच में कुछ पैसे खर्च कर देते हैं। तो ये लगातार जो है आपका खर्च करने की जो प्रवृत्ति है, अगर आपके मम्मी पापा कल को पैसे ना दे, वो जो प्रवृत्ति है वो जाती नहीं है जल्दी। इसका मतलब कि आय बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है, लेकिन अगर आय घट जाए तो उपभोग घटता नहीं है, बल्कि घटता तो है लेकिन अपने आप को कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे स्टेबलिश कर लेता है। ठीक है, रोक लेता है, क्योंकि उसकी वो आदत है खर्च करने की। अब पैसे नहीं है तो वो मजबूर हो जाएगा, तो क्या करता है उस समय इंसान चोरी करता है, क्योंकि उसको खर्च करना है, उसको समाज में अपने आप को दिखाना है कि भाई मैं इतना अमीर हूँ। तो इस प्रभाव को रैचेट प्रभाव कहते हैं। ये दोनों ही प्रभाव ड्यूजनबरी ने अपनी सापेक्षिक आय परिकल्पना में दिया है। उपभोग का प्रदर्शन प्रभाव, और ये तो पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने, रेट नेट इफेक्ट, वही होगा। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट तो बता ही दिया कि देख के जब खर्चा करना पैसे का, तो इसका मतलब मेरा उपभोग पैसे पे निर्भर नहीं करता, मेरा उपभोग जो है हमारे पड़ोसियों के व्यवहार पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री क्या मानते थे, मैंने अभी आपको बताया था मुद्रा की तटस्थता। वो कहते थे मुद्रा तटस्थ है, मुद्रा एक बार डाल दी गई उसके बाद वो स्थिर है, उसका एकमात्र काम जो है वो ये है कि वो सामान को खरीदने और बेचने का काम करती है और कुछ काम नहीं करती है। मतलब वस्तुओं का विनिमय का ही उसका एकमात्र काम है, और उसका कोई दूसरा काम नहीं है। मजदूरी बढ़ाने में उसका कोई रोल नहीं है। वास्तविक कारक जितने भी होते हैं उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुद्रा का एकमात्र कार्य है, वो है विनिमय का काम। इसलिए मुद्रा तटस्थ है। तटस्थ मतलब होता है न्यूट्रल ना। जैसे आप बैठे हो चुपचाप, तो कोई इंसान कहाँ इतना नीरस बैठे हो, कहाँ इतना न्यूट्रल बैठे हो, तो न्यूट्रल मतलब कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई फर्क ना पड़ना। ठीक है, तो क्लासिकल जो है मुद्रा को तटस्थ मानते थे। ठीक, अगला है विश्वव्यापी मंदी काल कब आया, तो मैंने आपको बताया था 30 में आया था, लेकिन 30 तो दिया नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो भी इसमें जो डेटा है 30 से पास में अगर आप देखेंगे तो आपका जो है 27-31 दिया है, 29-30 दिया है, 31-33 दिया है। तो ये रियल में जो आई थी महान मंदी वो आई थी 29 से 30 तक। ठीक है, तो इसमें तो पहली बातों को ऐसे दिया नहीं है, मुझे लग रहा होगा इसका आंसर है जो होगा वो सी होगा, 29 से 33 होगा या तो। ठीक है, 27 में तो ऐसा कुछ था नहीं, इसलिए। अगला क्या है, मैंने आपको बताया था परिकल्पना, ये परिकल्पनाओं के नाम अभी मैं ले रही थी। स्थायी आय परिकल्पना किसने दिया, फ्रीडमैन ने दिया। निरपेक्ष आय परिकल्पना किसने दिया, कीन्स ने दिया। ठीक है, MBA हाइपोथेसिस वही जीवन चक्र परिकल्पना जो थी वो मोदिग्लानी ने दी थी। ठीक है, ये बता रहा है कि जो भोग है वो XY है, तो इस P का मतलब परमानेंट नहीं है। इस P का मतलब यही है कि लॉन्ग टर्म में जो होता है वो आपका ऑटोनॉमस नहीं है, उपभोग नहीं है। इसका मतलब जो है ये कीन्स की थियरी दी गई है। निरपेक्ष आय परिकल्पना है, ये हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई नहीं है। ठीक है, ये कीन्स की है। निरपेक्ष आय परिकल्पना कीन्स की, स्थायी आय परिकल्पना फ्रीडमैन की। ठीक, और अभी ड्यूजनबरी की हमने पढ़ी थी क्या, सापेक्ष आय परिकल्पना। सापेक्ष मतलब किसी के से तुलना करना, हम अपने पड़ोसियों से तुलना कर रहे हैं, तभी हम प्रदर्शन प्रभाव बोलते हैं। हम सब लोग दीर्घकाल में मर जाएंगे, ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है कीन्स का। क्योंकि कीन्स जो थे ये क्या कहते थे, कीन्स जो थे वो लॉन्ग टर्म की बात नहीं करते थे, वो शॉर्ट टर्म की बात करते थे। बाकी जितने भी क्लासिकल थे वो सब लोग दीर्घकालीन मॉडल दिए हैं।
दीर्घकाल की बात करते थे, लेकिन कीन्स कहता था लॉन्ग टर्म में कौन जीवित रहता है, लॉन्ग टर्म में तो सब मर जाते हैं, मतलब दीर्घकाल में तो सब मर जाते हैं। इनका मॉडल जो है वो अल्पकाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बचत का विरोधाभास किसने दिया है, तो इसको भी कीन्स ने दिया है। तो कीन्स का याद रखिएगा, बचत का विरोधाभास, दीर्घकाल से संबंधित मॉडल, प्रभावी मांग, समष्टि के जनक, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, और भी बहुत फेमस इनकी चीज़ें हैं। हाउ टू पे फॉर वॉर इनकी बुक है, जनरल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इनकी बुक है। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, कीन्स का रोजगार किससे संबंधित है, अल्पकाल से। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एक ही है। ठीक, दीर्घकाल में मर जाएंगे मतलब अल्पकाल कीन्स, और ये कीन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकाल से। हाँ, ये भी एक इनकी थियरी है, स्फीति अंतराल की अवधारणा कीन्स ने दी। ठीक है, तो प्रभावी मांग, इन्फ्लेशनरी गैप या स्फीतिक अंतराल, ठीक, या प्रभावी मांग, या कोई जो बुक पूछ दे, या समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, ये सब कीन्स का ही है। अगला देखिए, अभी मैंने ये जो बताया था मैंने, ये वाला इक्वेशन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 35 में आप देखेंगे कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम लिखा हुआ है। तो किससे संबंधित है, ये दीर्घकाल से संबंधित है। दीर्घकाल से ऑटोनॉमस नहीं है, इसमें दीर्घकाल से इसका आंसर होगा। अगला देखिए, ओकुन लॉ। ओकुन लॉ जो था वो बताता था बेरोजगारी और जीएनपी में, जीएनपी मतलब जैसे जैसे देश की आय बढ़ती है बेरोजगारी घटती जाती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में इसने संबंध बताया। तो ये भी याद रखिएगा, ओकुन जो है बेरोजगारी से संबंधित है, बेरोजगारी उसके साथ जीएनपी, या समृद्धि बोल दें, समृद्धि के साथ बेरोजगारी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जीएनपी किसके बराबर होगा। एन मतलब क्या, नेशनल, राष्ट्रीय, और राष्ट्र में क्या आएगा, राष्ट्र में चीज़ें क्या आती हैं, आयात और निर्यात के अंतर का जोड़। ठीक, तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो है ये लिखा है आपका, ये आयात और निर्यात के अंतर का जोड़, ये अंतर मतलब ये माइनस का जोड़, तो इसका आंसर क्या होगा, ये पहला। ठीक है, जीएनपी इसके बराबर होता है, जीडीपी में आप जब जोड़ दें आयात निर्यात के अंतर को, ए। अगला है, मजदूरी दर में कटौती की संकल्पना किसने दी है। तो किसने दी है, मजदूरी दर में कटौती की बात तो कीन्स करते ही नहीं थे। वो तो कहते थे अगर मजदूरी में तुम कटौती करोगे तो जितने भी मजदूर वर्ग होंगे वो क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देंगे। जबकि क्लासिकल कहते थे कुछ नहीं करना होता है, मजदूरी कटौती करो, जो पैसा बच रहा है वो अगले जो भी व्यक्ति हैं उनको लगा दो, तो बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। कीमतें बढ़ जा रही हैं तो क्या करना है, मजदूरी घटा दो, जब मजदूरी घट जाएगी तो ठीक रहेगा। तो वो कीमत के घटाने या बढ़ाने को सिर्फ इतना कहते थे कि मजदूरी को घटा दो, बढ़ा दो, मजदूरी की घटा बढ़ा करके वो बेरोजगारी दूर करना चाहते थे। लेकिन आप बताइए कि कोई भी जो इंसान रोजगार में लगा है, अगर आप उसकी मजदूरी या उसकी इनकम को कम कर दें तो क्या वो खुश होगा या काम करना चाहेगा, वो तो आंदोलन खुद मचा देगा कि नहीं, हमको पहले इतना पैसा मिल रहा था, हमारा कहाँ पैसा कम किया जा रहा है। इन लोग का क्लासिकल्स का ये मानना था कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ गई है या बेरोजगारी आ गई है तो जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, जितने भी श्रमिक रोजगार में लगे हैं, उनकी मजदूरी को कम कर दो, उनकी मजदूरी को कटौती कर दो, और वही जो पैसा बच रहा है वो बाकी लोगों को दे दो, तो सबको रोजगार मिल जाएगा। तो ये बात जो है क्लासिकल कहते थे, वो क्लासिकल हैं पीगू। मजदूरी दर में कटौती की संकल्पना किसने दी, पीगू। इसका विरोध किसने किया, कीन्स ने। कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, व्यक्ति जो है मुद्रा भ्रम में जीता है। एक तरफ क्या करना होता है, एक तरफ उसकी मजदूरी बढ़ा दी जाए और दूसरी तरफ कीमतें भी बढ़ा दी जाए। ठीक है, पहले 100 रुपये मजदूरी थी, कीमत जो थी वो 10 रुपये थी।
कीमत जो थी मानो 200 रुपये थी, अब उसकी मजदूरी बढ़ा करके 200 रुपये कर दो, कीमत भी यहाँ दो बढ़ा दो, तो लोगों को ये दिखेगा कि पहले तो मैं 100 ही रुपये कमाता था, अब मैं 200 रुपये कमा रहा हूँ। लोग भ्रम में जीते हैं कि मेरी आय बढ़ गई है, लेकिन रियल में नहीं देखते हैं कि महंगाई भी या कीमतें भी उतनी ही बढ़ गई होती हैं। जितना पहले खरीद सकते थे, हो सकता है इस समय उतना भी ना खरीद पाएँ। तो जो व्यक्ति होता है वो, अगर आपने उसको डायरेक्ट उसका मनी घटाया तो वो विरोध में खड़ा हो जाएगा कि नहीं, मेरा एक भी रुपया कम नहीं होना चाहिए, जितना पैसा आप देते हैं उतना ही दीजिए। लेकिन अगर आपने क्या किया, उसके मुद्रा को बढ़ा के डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया, और दूसरी साइड क्या किया हमने, महंगाई को भी बढ़ा दिया, तो जितना वो खरीद पाता था उतना ही खरीद पाएगा, लेकिन वो खुश रहेगा कि हाँ, मैं तो जो है इस समय 200 रुपये कमाने लगा या मैं 400 कमाने लगा। तो ये बात कीन्स ने कहा था, मुद्रा भ्रम का शिकार होता है, मनी इल्यूजन। ठीक है, तो ये वर्ड दिया था मजदूरी दर में कटौती की संकल्पना किसने दी है, तो ये पीगो ने दी है। अगला है कि क्यू सिद्धांत किसने दिया है, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी थियरी है इसमें, इसको टोबिन ने दिया है। बॉमेल ने, रियल में बॉमेल ने भी दिया है, टोबिन ने भी दिया है, लेकिन इसमें बॉमेल इसका वो नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा टोबिन होगा। अगला क्वेश्चन है, बचत वक्र का ढाल क्या होता है। बचत वक्र तो आप लोग जानते ही हैं, इतना अच्छा सिंपल सा, बचत बिल्कुल पूर्ति की तरह बनता है, ये बचत वक्र हो गया। जैसे जैसे कीमतें बढ़ाते जाओगे, आय बढ़ाते जाओगे, बचत बढ़ती जाएगी मेरी। ठीक, तो ये पॉजिटिव ढाल है, धनात्मक ढाल है। ये ढाल क्या है, ऋणात्मक ढाल है, ऊपर से रख दो सामान गिरता जा रहा है, ये ऊपर को चढ़ता जा रहा है, तो धनात्मक ढाल इसका होगा, ये आंसर होगा। तो चलिए, मैंने इस तरह से आज ये ख़त्म कर दिया है। अब आपका एक पेपर और बचा हुआ है 105 सीरीज का, उसको भी मैं कल ख़त्म कर दूँगी। और कोशिश करिएगा, एक दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, जो चीज़ें ना समझ में आए फिर से मुझे बताइएगा, मैं फिर से और अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँगी। फ़िलहाल के लिए ठीक है, अब इतना ही।